आप सभी का प्रेक्षक जी में स्वागत है। हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं माध्यम रंगमंडल की ओर से किस्सा गोई शैली में कहानी रिश्ते। विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की लिखी हुई इस कहानी को, इसमें पात्र जो अभिनय कर रहे हैं उनमें है डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल और प्रतिभा नागपाल। हम अपना नाटक आज का शुरू करें इससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर डाल दें अथवा स्विच ऑफ कर दें ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। और अब दो शब्द कहानी रिश्ते के बारे में। इंसान कितने ही जाने अनजाने बंधनों में बंधा होता है। ये बंधन कभी मन को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, हमारी ऊर्जा का भान कराकर हमारी रचनात्मकता को आगे बढ़ाते हैं, हमें करते हैं। तो वहीं कुछ बंधन हमारी निराशा, दुख, कष्ट, तनाव और साथ का कारण भी होते हैं। बंधन यानी हमारे जन्म से मृत्यु तक के काल में जो रिश्तों के संबंधों की एक परिधि बनी होती है, जिसमें हमारा पूरा जीवन सांसें लेता है, वही रिश्ते नुमा बंधन है। कहानी रिश्ते में जिस तरह के संबंध की व्याख्या की गई है वो लौकिक न होकर आध्यात्मिक रंग में ज्यादा रंगा दिखाई देता है। प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा संबंध नहीं दिखता जो पारिवारिक या सांसारिक हो, फिर भी हमारी कहानी के नायक नायिका के बीच जिस रिश्ते ने जन्म लिया वो अभूतपूर्व है। एक अनछुआ अनकहा सा रिश्ता जहाँ दोनों एक दूसरे की जरूरतों को, स्नेह को, दायित्वों को बिना कहे सुने ही समझ लेते हैं और पूरे समर्पण व अपनत्व के साथ अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ से आरंभ होता है सृजन। तो आइए देखते हैं कहानी रिश्ते का किस्सा गोई शैली में मंचन। परेशानी से उठता है जवान, आज फिर महफिल की याद में चलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें हट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर शाम की परेशानी से उठता है जवान, आज फिर महफिल की याद में चलना। कल 26 मार्च है। 26 मार्च को ही तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई। कुछ याद है तुम्हें? पर तुम्हें भला क्या कल्पना होगी कि मैं उस दिन को वर्षगांठ मनाता हूँ। 13-14 साल की एक मामूली सी लड़की सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लेने आई। दुकान से वजनी झोला लेकर चली। मुश्किल से 4-5 कदम आगे बढ़ी होगी कि झोला फट गया बीच गली में। तकियों में सबसे पीछे खड़ा एक नौजवान जिसकी नसें भीग रही थी, लाइन छोड़कर चला है।
लड़की वहीं गली में बैठी अपने गेहूं बटोर रही थी कोमल कोमल हाथों से, और धीरे धीरे रो रही थी निःशब्द। नौजवान कुछ बोला नहीं। उसने जल्दी जल्दी सारा गेहूं अपने थैले में भरा, उठकर खड़ा हुआ। लड़की फिर भी सिर झुकाए बैठी रही। उसने सोच समझकर एक वाक्य कहा, किधर है तुम्हारा मकान? चलो वहां तक पहुंचा दो। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं पड़ता? तुमने खड़े होकर पहली बार मेरी ओर देखा था, गीली पलकों वाली गुलाबी गुलाबी आंखों से। जरा सा रोने पर ही तुम्हारी आंखें गुलाबी हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाकर लौटने लगा तो गली से मुड़ता और तुम्हें तुम्हारी उस करुण दृष्टि को मन के गोपन अंतराल में सहेजता मैं अपने आप से क्या बोला था जानती हो? बेशर्म होकर मैंने अकेले में कहा था, तो मेरी जान लोगी किसी दिन। बिल्कुल यही शब्द थे। कितने बेहुदा शब्द थे। कि जान लेना क्या होता है तुम जानती हो? एक एक करके ये 7 साल बीतते चले गए हैं, और तुम्हारी रूप श्री लज्जाती सकुचाती होले होले पग धरती 7 सीढ़ियां ऊपर चढ़ाई है नवयौवन के द्वार तक। कल फिर उसी गली में जाना है, उस चिन्हित स्थल को देखना है जहां तुम्हारे गेहूं गिरे थे, जहां तुम्हारी आंखें आंसुओं से गुलाबी गुलाबी हो गई थी, जहां खड़े होकर तुमने मुझे पहली बार अपलक निहारा था, दृष्टिदान दिया था। जब जब बरसात आती है आसमान पर घटाएं गिरती आती हैं, झमझम करके मेघ बरसता है, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो अनायास ही मेरा संपूर्ण ध्यान तुम्हारे ऊपर केंद्रित हो जाता है। ऐसा जाने क्यों होता है? सोचती रहती हूँ, जाने कहाँ बैठे होगे, तो जाने क्या कर रहे होगे इस समय। अच्छा, तुमने तो बीए में संस्कृत ली थी ना? कालिदास का मेघदूत पढ़ा है ना? जरा उस पद्य को याद करो। ताम कस्याचित भवन बल भो सुख पारा बताया। फिर यक्ष ने मेघ से कहा, सारे दिन की दौड़ धूप से परेशान तुम और थकी मांदी तुम्हारी प्रियतमा विद्युत, भला रात का बसेरा कहाँ करोगे? सुनो बच्चों, किसी ऊंची अटारी में चुपचाप रात बिता देना अपनी घरवाली के साथ, जहां जिस अटारी में गुटर करके कबूतरों का जोड़ा सो गया हो। अच्छा, तुम्हें मालूम है कबूतर कब सोते हैं? मेरे कमरे के बाहर सड़क की ओर वो बरामदा है ना, उसमें कबूतरों का एक जोड़ा बसता है। बिल्कुल सन्नाटा ना हो जाए तब तक वे जागते रहते हैं। ऐसी ही बरसात के दिन थे जब मैंने तुम्हें पहली बार जाना था। अच्छा, तुम्हें छोटी सी घटना कभी याद पड़ती है? जल्दी से गेहूं निकालकर तुम्हारा थैला लौटाने आई थी दरवाजे तक, तुमने हाथ बढ़ा दिया, मैंने थैला आगे कर दिया, तुमने थैला पकड़ लिया, मैंने हाथ पीछे कर दिया, सिर झुकाकर तुम चलती गई। गली के मोड़ पर एक बार पीछे घूमकर तुमने देखा, फिर तुम छिप गए। तुम भला क्या जानो, बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा। दरवाजा खोलती तो सोचती तुम खड़े मिलो शायद चौखट के पास, फिर झांक कर देखती कि गली के मोड़ पर तो नहीं खड़े हो, पर तुम फिर किसी दिन नजर ना आए।
फिर कई महीने तुम्हारे दर्शन न मिले। चंचल रहा मैं, फिर अप्रत्याशित रूप से तुम सामने आई। उधर करते हैं धरती मुर्दा, कब से बैठा हुआ मैं जानू, सादा कागज पे लिखे नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी न क्या होगी। याद है वो दृश्य, मंदिर की सीढ़ियों पर ऊपर खड़ी तुम और दर्शन का प्यासा सीढ़ियों के नीचे खड़ा मैं। तुमने ऊपर की ओर मेरी ओर भरपूर नजरों से देखा। तुम्हारे रक्तिम होठों पर बेमालूम सी मुस्कान उभरी। मेरा हृदय, मेरा संपूर्ण जड़ चेतन क्षण भर को आनंद की अतल गहराइयों में डूब गया। तब तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तुम्हारा नाम तक नहीं, और तुम ही मेरे बारे में क्या जानती थी। तुम्हें जैसे परिचय हो गया था। शहर में इतनी बेशुमार लड़कियां थी, लेकिन मेरे लिए सभी अपरिचित। तुमसे मानो मेरा संबंध था, पर ये कौन सा संबंध था? क्या नाम था इस संबंध का? मैंने तुम्हें हरि के साथ खड़े देखा मंदिर के बाहर। हरि जो उन दिनों क्लास फेलो था तुम्हारा और मेरे ही घर के ऊपर वाली मंजिल में रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो तुम्हारा दोस्त ना होता तो कौन बताता तुम्हारे बारे में कुछ। वो माँ को तुम्हारी कहानी सुना रहा था। उसी ने बताया कि 2 बरस से ऊपर हुआ तुम्हारे पिता घर से गायब हो गए हैं। तुम्हारी दुखियारी माँ है घर में, तुम्हारा छोटा भाई है, उससे छोटी बहन और तुम हो। कैसे तुम लोगों की गुजर होती है? हरि ने बताया तुम्हारी माँ सिलाई कढ़ाई वाले विद्यालय में नौकरी करके तुम्हारा पेट पालती हैं। मेरे कलेजे में कितनी चोट लगी थी ये सब सुनकर। सारी रात तुम्हारी माँ की करुण मूर्ति आंखों में जागती रही। अच्छा, याद है जिस दिन तुम हरि के साथ इस घर में आए थे? जीने से ऊपर चढ़ते एक बार इधर से घुमाकर देखा था ना? मेरे हाथ से पतीली सरकते सरकते रुकी। अकारण ही उद्वेलित हो गई थी। पर अकारण क्यों? कारण तो तुम थे। अब तुम ऊपर से उतरोगे, देखोगे इधर। निर्लज की तरह खड़ी रही मैं कमरे की चौखट पर। माँ ने मुझे भीतर से पुकारा और हाय, इसी बीच तुम बाहर निकल गए। बहुत दुख लगा था। और फिर वो दिन भी आया जब मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी खाट पर सुधा की जरा सी ओट लिए बैठी तुम्हें इतने करीब से एकटक देख रही थी। तुमने तो उस समय नहीं देखा ना मेरी ओर? क्यों देखते भला? मैं तुम्हारी थी ही कौन? बस सुधा से मुखातिब रहे। वो तुम्हारी पड़ोसन जो है, भैया कहती है तुमको। मैं कुछ ना थी तुम्हारी। नागरिक शास्त्र के सिद्धांत तुम सुधा को समझाते रहे। मेरी समझ में खाक नहीं आया। तुम्हें आता ही क्या है? बुद्धू कहेंगे। हंसी आ रही थी। पर तुमसे एक बात पूछती हूँ, परीक्षा में मुझे पास कराने के लिए दौड़े दौड़े तुम मिले थे हरि के साथ? किसने तुमसे प्रार्थना की थी? किसने तुम्हारे हाथ जोड़े थे कि पास करा दो किसी तरह? ना पास होती मैं तुम्हारी बला से। तुम्हारी कौन थी मैं? जिस दिन पता चला हरि तुम्हारे वाले घर में रहता है, उछल पड़ा मैं। उसने कहा था मेरे घर में एक बड़ी प्यारी प्यारी सी लड़की रहती है। इतनी सलोनी है वो, इतनी सुकुमार है वो, इतनी भली है वो कि अब तुमसे क्या कहूं। मैं हंसने लगा। हरि ने कुंठित होकर कहा, देखो यार, तुम कोई गलत बात मत सोच बैठना।
हमारा भाई बहन का रिश्ता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जरूर, जिन्हें बस दूर से देखो तो मन में जाने कैसी शांति सी, तृप्ति सी महसूस होती है। दिल खुश हो जाता है एक बार की, पर तुम उस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते। जैसे देवता की मूर्ति होती है ना, यकीनन मैंने स्वप्न में भी नहीं जाना था कि तुम्हारी सुरबाला देवी तुम ही सोचा होगी कोई सामान्य सी भले घर की भली लड़की, क्योंकि उम्र हम दोनों मित्रों की वो थी तब जब कौवे के बोलने पर कोयल का भ्रम होता है। परंतु जब मेरा दोस्त मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच कर ले गया तो मेरा माथा ठनका। तुम ही सुरबाला हो गया। देखा तो तुम ही थी। तब एक शीतल आह्लाद से मेरी छाती भर उठी। फिर तुम अचानक ही एक दिन मेरे घर में, मेरे कमरे में घुस आई। जितनी देर तुम मेरे कमरे में रही, मैं सच कहता हूं अर्धचेतन रहा। विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम मेरे बिस्तर पर बैठी हो, सुधा की ठीक बगल में। मैं फिर तुम्हारे घर कभी ना गई ना कोई शास्त्र पढ़ने। तुम्हें देख पाने की प्यास तो मेरी आज भी गई नहीं है। जब चाहूं जिस घड़ी चाहूं तुम्हें देख सकती हूँ। ये इतना भारी संतोष लिए मैं मन ही मन खुश थी। स्कूल छोड़कर कॉलेज जाने लगी थी। तुमने और हरी ने घंटों बहस करके मेरे सब्जेक्ट्स तय किए थे, किताबें जुटाई थी। तुम्हारी पढ़ी हुई सिर्फ एक किताब मुझे क्या हाल कर दिया बेशौर कहीं के। अस्त व्यस्तता पुरुषों के जिम्मे और सालन सहेजना नारियों के जिम्मे। हर क्षेत्र में और हर देश में ये विधान स्वीकृत हो गया है क्या? तुम्हारे कमरे का रंग देखकर एक बार तीव्र इच्छा हुई थी कि किसी दिन तुम्हारी अनुपस्थिति में यहाँ चली आऊं चुपचाप और इस कबाड़ खाने को 2 घंटे की मोहलत में चमन बना दूं। पर मैं तो फिर तुम्हारे घर गई ही नहीं। हाँ, गई थी जब तुम्हारे ऊपर वज्रपात हुआ था। हरी घबराया सा मेरी माँ के पास आया और उखड़ी उखड़ी सांसों के बीच बोला, चाची जी, चाची जी। विष्णु की माँ नहीं रही। मैं भीतर बैठी पढ़ रही थी। सन्नाटा हो गया। हरी रुककर बोला, माँ को लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। चाची जी, उनके घर में कोई नहीं है, लाश पड़ी है। फिर जल्द ही हम सब तुम्हारे घर पहुंच गए थे। हे भगवान, कैसा असहनीय दारुण दृश्य था। और तुम हकप कर रो रहे थे। तुम्हारी अबोध गुड़िया सी छोटी बहन कोने में बैठी होले होले सिसक रही थी। मेरी माँ ने पहुंचते ही उसे छाती से चिपका लिया। किम कर्तव्य विमूढ़ मैं थर-थर कांपती खड़ी थी कि हरी की माँ ने जमीन पर लेटी तुम्हारी निष्प्राण माँ के मुंह से चादर हटाकर देखा उसे। दुख, शोक, चिंता और डरने के अहर्निश भार से जीर्ण कागज सा सफेद चेहरा, मुड़े नयन, सटे होंठ, किसी शांति से सो गई है एक चिर बेरहमी तपस्वी नारी। उस मुख को देखकर मैं किसी तरह अपना भोजन रोक ना पाई। मेरी माँ रो रही थी, हरी की माँ रो रही थी। चारों ओर आंसू और क्रंदन। और ठीक उसी समय कलेजा तोड़ देने वाली वो घटना हो गई। तुम्हारे छोटे भाई रामू ने मृत माँ के चरणों के पास अपना सिर दे मारा पक्के फर्श पर। नहीं नहीं, अब आगे मैं बयान नहीं कर सकूंगी इस करुण प्रसंग का। नारायण, मौत कितनी भयानक होती है, सो भी अपने प्रियजन की, किसी प्यारी माँ की। 2 महीने से माँ बीमार चल रही थी।
बीमारी की हालत में ही विद्यालय जाती रही। आखिरकार उसने खाट पकड़ ली और फिर उठ न सकी। उठी थी पर अर्थी पर। ठीक मृत्यु के पूर्व उसने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सिर पर अपना सूखा रक्तहीन हाथ गिराती रही, फिर ऊंची सी आवाज में धीमे धीमे कहने लगी, बेटा, मैं तुम तीनों की पूरी सेवा न कर सकी। बीच मझधार में तुम्हें छोड़े जा रही। अपने माँ बाप को शाप मत देना कभी। मौत पर मेरा वश नहीं है। बेटा, अपने भाई बहन की रक्षा करना। इन अनाथों का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। हाय, क्या क्या अभिलाषाएं की थी, पर एक भी पूरी न हुई। बेटा, कभी अगर तुम्हारे पिता लौट आए तो उनसे तो मेरा संदेशा भेज देना, पर बात पूरी ना हो सकी। मेरी आंखों के सामने उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पता नहीं पिता के लिए क्या संदेशा देना चाहती थी। तुम्हारे ऊपर पीड़ा का पहाड़ टूट गया। क्या करूं? कैसे तुम्हारी पीड़ा बताऊं? आकुल होकर छटपटा रही थी। कोई उपाय ना सोचता था। 2 दिन हरि अपनी माँ से खाना बनवा कर ले गया। तीसरे दिन मेरे आगे आकर बोला, चल मेरे साथ। चाची जी, इसे लिए जाता हूँ, खाना बना देगी। हरि की चित्र करके रहूंगी। ये इतनी सी सेवा का अवसर मुझे मिला, यही क्या कम था? 4 दिन लगातार खाना बनाने गई और तब तुम्हारी बूढ़ी विधवा बुआ आ गई। मेरा जाना बंद हो गया। रामू और सरस्वती बिना माँ बाप के अनाथ बालक नहीं। उनके लिए यह शब्द किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं जब तक जीवित हूं, उनके माँ बाप दोनों जीवित हैं। माँ, तुम जहां कहीं भी जिस लोक में हो, अपने विष्णु का अध्यवसाय देखती रहना, हिम्मत देखती रहना, भावनाएं देखती रहना। तुम्हारी आज्ञा को प्राण प्रण से पूरा करने की चेष्टा करूंगा और इन दोनों की रक्षा करूंगा। गंगा में खड़े होकर मां की आत्मा को तिलांजलि देते समय मैंने दृढ़ निश्चय के साथ ये वचन कहे थे। आज इस बात को 5 साल होने को है। ईश्वर साक्षी है कि एक क्षण के लिए भी मैंने साहस नहीं खोया। मैंने अपने भाई बहन को पाला है। सुबह शाम ट्यूशन और रात रात भर अपनी पढ़ाई। एमए में दाखिला लेना चाहता था। उधर रामू को इंटर साइंस में प्रवेश कराने में संचित पूंजी उड़ गई। अपने लिए 120 रुपए कहाँ पाऊं? हरि के आगे कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, कोई नौकरी ढूंढ रहा हूं, छोटी मोटी ही मिल जाए। और मेरे यहाँ जाने ही हरि ने 120 रुपए जमा कर दिए यूनिवर्सिटी काउंटर और मैं क्लास में जाने लगा। मास दर मास बीतते गए, रुपए न लौटा पाया। संकुचित होकर हरि से खुद ही चर्चा की। वो हंसने लगा, फिर बड़ी शाइस्तगी से बोला, रुपए वाले ने कभी तकाजा नहीं किया। जिसने दिए थे उसकी कामना थी कि तुम एमए कर लो, और आज कामना पूर्ण हो रही है। थोड़ा संदेह हुआ सुनकर, पूछा। हरि ने बतला भी दिया। अब सुनकर कैसा लगा? सुख लगा कि तुम नहीं जानती, हरि भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। सिर्फ इतना याद है कि दिल भर आया था भीतर से और कातर होकर परोक्ष में तुमसे कहा था, ये तुमने क्या किया सुखवाला?
किसी दिन मैं भरना कोई न था, पर आज भी वही स्थिति नहीं है क्या? यदि कोई मुझसे पूछी बैठे सुरबाला तुम्हारी कौन है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा भाई? कभी भूल कर भी तो मुझसे आज तक एक शब्द भी नहीं बोली, और ना मैं भी तुमसे कुछ कह पाया। हरि ने किसी प्रसंग में अभी अभी मुझसे पूछा है, तुम सुरबाला से बोलती क्यों नहीं? मैं बात टाल दिया, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सचमुच कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि बिना आमने सामने बैठे, बिना बोले, खुलकर बात किए बिना गुजारा ना हो? क्या तुम बहुत इच्छुक हो, अधीर हो, मेरे मुंह से अपने लिए कोई संबोधन सुनने को? सुधा की शादी हो चुकी है। पिछली मर्तबा वो मायके आई तो मुझसे भी मिली, मुझे बहुत प्यार करती है, पर तुमसे जाने कितना मोह है उसे। बराबर तुम्हारी ही चर्चा करती रही, दुख मनाती रही, तारीफ करती रही, दुआ मनाती रही तुम्हारे लिए। मुझे बहुत भला लग रहा था, तो भी रोककर पूछा, तुमने बीए कर लिया कि नहीं? कर लिया डियर, तपाक से बोली, गोद के शिशु को आगे करके, ये देखो सर्टिफिकेट। मैंने हंसते हंसते ही पूछा, अब एमए भी करोगी ना? जरूर करूंगी, उसने निसंकोच कहा, लेकिन पीएचडी करने का इरादा मेरा नहीं है। हम दो, हमारे दो, देखा है ना पोस्टरों पर लिखा। अब जरा ये भी बता, बीए कैसे कर पाई तू, सो भी सेकंड डिवीजन में? कमाल कर दिया भाई। मैंने कहा, तुम तो जानती हो मेरे पिता की जरा सी तनख्वाह है, माँ हमेशा दमे से परेशान रहती हैं, बीए कर पाना मेरे वश का था क्या? राम राम करके फीस माफ हुई तो किताबों की चिंता, किताबें मिल गई तो पढ़ने की चिंता, परीक्षा की चिंता, परीक्षा दे ली तो पास होने की चिंता, समझ ले हाथों से समुद्र तैरी। पर भगवान बराबर साथ रहे, भगवान ने ही सहारा दिया, दया हुई उनकी, बीए करवा दिया मुझे। कौन सा भगवान डियर? सुधा के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। एक और हरि भगवान है, दूसरी ओर विष्णु भगवान है। बाया की दाया, कौन दौड़ा था तेरी सहायता के लिए? दाया, मैंने निर्लज की तरह कह दिया। हरि को तो सर्विस मिल गई है, महीनों इधर नहीं आ पाता। सुधा ने प्रसन्नता और अचरज से आंखें चौड़ी करके पूछा, सच? विष्णु भैया ने तेरे लिए इतनी भागदौड़ की? पर वो तो ऐसा ना था। कैसे, क्या हुआ? जान पड़ता है तेरी मीठी मीठी बातों में फंसकर रह गया भोला पंछी। मैं यहाँ नहीं थी ना, तुझे मौका मिल गया। गया बेचारा काम से, आपस में बंद है बुलबुल। मैंने बुलाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है सुधा, तुम मेरा विश्वास करो, अपने भैया का विश्वास करो। तुमसे शपथ खाकर कह रही हूँ, आज तक उनसे बोली नहीं हूँ। कभी नहीं बोली तू? सुधा ने संदेह से पूछा, तब फिर कैसे इतना संपर्क बढ़ा? मैंने सहज भाव से कहा, क्या बिना बोले मन का कुछ प्रकट नहीं किया जा सकता? क्या आंखों की कोई भाषा नहीं होती है? क्या मन के अदृश्य तार संवाद नहीं भेजते, संदेश ग्रहण नहीं करते? तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरे, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीधी रात। पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से चले जरस की नन्नाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अज़ान खत्म हुई। पढ़ाई मैंने समाप्त कर दी है। मेरे पुराने साथी सिद्धिनाथ श्रीवास्तव के मेरे भाई वाइस चांसलर के बीए हैं। उनकी मेहरबानी से उन्हीं के अंडर क्लर्क हो गया मैं। संगी साथियों ने सुना तो चौंके।
हरी ने दुख मनाया, एमए करके क्लर्क हो गया, पर मेरी परिस्थिति तो तुम जानती हो, जैसे भी हो मुझे पैसा चाहिए, और फिर क्लर्की करना कोई अपराध तो नहीं, और इज्जत, हर एक गरीब आदमी की भी कोई इज्जत होती है क्या? रामू को पढ़ाना था, आगे बढ़ाना था, बहन की अच्छी शिक्षा दीक्षा करनी थी। मेरी फूल सी बहन, हमेशा मुस्कुराते रहने का स्वभाव है उसका, मैं उसकी मुस्कान कभी बुझने न दूंगा। क्लर्की तो बड़ी चीज है, चपरासी भी बन सकता हूँ। तुम्हें मालूम है, रामू इंटर में फर्स्ट डिवीजन लाया था, कितना आत्मसंतोष हुआ मुझे। मेडिकल में उसे भेजना चाहता था, टीएमटी में बैठाया भी उसे। उन दिनों बेचारा बुखार में चल रहा था, बुखार में ही पूरी परीक्षा दी, बच्चे अच्छे न हुए, सिफारिश पर मुनहसिर था दाखिला। पर कहाँ से सिफारिश लाऊं इतनी तगड़ी कि 3500 अभ्यर्थियों को कूदता पानता ऊपर चढ़ जाए, तो भी हिम्मत करके हरी के साथ दौड़ लगाई चारों। पता चला 2500 रुपये खर्च करो तो ले लिया जाएगा मेडिकल में, पर मेरे पास 2500 का था। मान लो होता मेरे पास 2500 तो क्या करता, दे देता हूँ 2-3 क्लर्कों को जो इतना लेकर पास कराने की हामी भर रहे थे। कहो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे वो रिश्वत देनी चाहिए थी? तुम्हें मालूम है, मैंने चुपचाप उसका दाखिला बीएससी में करा दिया, पर मेडिकल का सपना टूट गया। मेरे बाबूजी की नौकरी समाप्त हो गई। महीना 1.5 महीना उदास रहे, फिर बुखार आ गया, फिर घुटनों में दर्द होने लगा, और फिर बाकायदा गठिया के शिकार हो गए। दिन भर चुपचाप लेटे रहते, रात भर हौले हौले पढ़ाते। वो पढ़ाना माँ भी सुनती, मैं भी सुनती। मन दुख में डूब जाता, नींद ना आती। चुंगी दफ्तर की नौकरी में पेंशन नहीं मिलती, फंड का रुपया आ गया था। बाबूजी की बीमारी में वो रुपया धीरे धीरे बहने लगा। अजीब संकट था, इलाज करवाओ तो पैसे की धूल होती थी, इलाज रोक दो तो बाबूजी की पीड़ा सही ना जाती थी। कुछ दिन इलाज चलता तो कुछ दिन बेचारे यूं ही लेटे रहते। पर तुमसे किसने कहा? हरी ने ही कहा होगा। सरस्वती को अपने ही आंगन में खड़ा देख चकित रह गई। वो सट पकाई सी खड़ी थी। मैंने प्यार से पुकारा, आओ आओ भीतर आ जाओ। तो सब जाकर हौले से बोली, भैया बाहर खड़े हैं, वैद्य जी को लाए हैं। तब से उन्हीं वैद्य जी की चिकित्सा चल रही है। बाबूजी को बहुत आराम है, लेटे लेटे पढ़ते हैं। मौज में आते हैं तो माँ से मजाक करने लगते हैं, चिढ़ाते हैं उसे। वैद्य को फीस किसने दी, दवाओं के और तेल के दाम किसने चुकाए? माँ पूछती रही। मैं क्या जवाब देती भला? तुम्हारा आना फिर ना हुआ। रविवार को अक्सर ही सरस्वती आती, हौले से कहती, ये पीने वाली दवा है, ये तेल है। नई सर्विस, नया रंगरूप और दांव पेच से अनभिज्ञ मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस में करीब करीब महामूर्ख सिद्ध हुआ। तब श्रीवास्तव मुझे ट्रेनिंग देने लगा। उसने इस महान शिक्षा संस्थान के वे काबिल नज़ारे दिखलाए जो मेरी पलक में गिरते थे। हैरत से मुंह बाहर रह जाता था और मेरे हाल पर हंसता मुस्कुराता श्रीवास्तव मुड़िया हिलाकर कहता, देख लो बरखुरदार, मेरे नूर चश्म, राहते जान, गुरकुल के घंटालों का चक्कर। सच पूछो तो जिंदगी के असली लुत्फ यही लोग उठा रहे हैं। एक से एक आला मक्खन की टिकिया यहाँ आती है और गुरु चरणों में पिघल कर रह जाती है। चांदी ही चांदी है इनकी, और इन सब के ऊपर बैठा है इस पूरे एरिया का अधिपति यानी बीसी, यानी महागुरु घंटाल। इसकी तो बस 10 की में है। मैं कहता हूं पैसे की बात करो भाई,
तो 5-6 लाख के करीब पहुंच लिया होगा इसने इन 2-2.5 सालों में। मैं तुम्हें हिसाब बतलाऊं, कुल मिलाकर 40 लाख की बिल्डिंगें बनी हैं इनकी। ठेकेदारी से अगर इसने 4 लाख ले ही लिए तो क्या बेचा किया? इसके डीए बिलों का तखमीना देखा है मैंने, बाप रे बाप, 46,000 रुपए। विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो या चुंगी का क्लर्क, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सब एक ही सीढ़ी पर खड़े हैं। वही घोर स्वार्थ में डूबा मन, धूर्तता, कुटिलता, पैसा बटोरने की अदब में लालसा, भलेपन का झूठा प्रदर्शन और छिपा छिपा कर एक जीवन देखकर जी घबराता है कि ये पूरा देश चलते चलते कौन सी पगडंडी पर आ पहुंचा है। क्या कभी हमारे देश की स्थितियां बदलेंगी? आदमी खुद अपने को पहचानेगा, दूसरे के दुख दर्द को जानने की चेष्टा करेगा। राम राम करके पूरा साल मैंने बिताया। श्रीवास्तव जी की कृपा ना होती तो ट्रेनिंग में कभी न चुनी जाती। श्रीवास्तव जी तो समझो दुख के मारों के मसीहा हैं। सारा श्रेय उन्हीं को है जो मैं ट्रेन हो पाई, अध्यापिका हो पाई। आज स्थिति ये है कि मेरे वेतन पर ही सब निर्भर है। फंड वाला रुपया कब खो गया। बाबूजी कहते हैं सुर वाला बेटी नहीं मेरा बेटा है, कमाओ पूत है मेरा। पर मैं न थक जाती हूँ, रात को मस्त होकर गहरी नींद सो जाती हूँ। सुबह होते ही फिर स्कूल पहुँचने की चिंता है। सरस्वती का अपने ही स्कूल में नाम लिखा दिया है। जाते समय साथ ले जाती हूँ, उधर से भी साथ ही लाती हूँ। सुनो, इस बीच एक छोटी सी घटना हो गई है। मेरे स्कूल के सेक्रेटरी की बड़ी बहू हिंदी पढ़ाने आती है। उसका पति कहीं विदेश गया हुआ है, घर में मन नहीं लगता तो बहुत जिद करके मुझे अपने साथ ले गई। मुझसे जाने क्यों लगाव हो गया है उसे। उसने अपने देवर से मेरा परिचय कराया। खूब स्वस्थ, सुंदर, गोरा चिट्टा और हंसमुख युवक है। शादी अभी नहीं की है। उदार विचारों का सुपथगामी, लखपति बाप का प्यारा बेटा। एक बार हम तीनों ने इकट्ठे बैठकर फिल्म देखी और फिर एक बार पिकनिक पर भी गए। और अंत में मेरी सहेली ने, उस लड़के की भाभी ने बड़ी प्रसन्नता से मेरे आगे प्रस्ताव रख दिया और बोली, हमने बाबूजी से पूछ लिया है, हमें दान दहेज नकदी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए। बोले, तुम पहले हाँ कहो तो फिर तुम्हारे पिता से बात की जाए। मेरे कलेजे का रक्त खट खट करके बजने लगा। मुझे आवाज ना निकल रही थी। सारा विश्व ब्रह्मांड घूमता सा नजर आ रहा था। पसीना आ गया मुझे। सहेली ने हंसकर कहा, तुम बहुत ही शर्मीली हो, मैं जानती थी तुम्हारे होठ नहीं खुलेंगे। कोई बात नहीं, हम कल ही तुम्हारे पिता के पास। जैसे किसी गर्म सलाख से मेरा कलेजा दागा हो, खट से मेरा सिर उठ गया, मानो करंट लगा हो और बिना सोचे विचारे अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं, किसी को मत भेजिएगा, मेरी शादी एक जगह तय हो गई है। अरे इतना हो सकते मेरी जुबान से कैसे निकला? क्या हो गया था मुझे? देवता के वरदान की तरह श्रीवास्तव मुझे लगता है हर कदम पर, हर परेशानी पर उसने मुझे सहारा दिया है। तुम्हारी ट्रेनिंग और फिर सर्विस उसी की कृपा का फल है। घायल की गति घायल जाने। उसने अक्सर मुझे कहा है, बड़ी गरीबी झेली है मैंने, बड़ी मुश्किल से जिंदा रह पाया। तुम मेरे हमसफर हो। देखो दोस्त, किसी दिन लाडो वाली कैटेगरी में पहुंच जाओ तो मुझे पहचान जरूर लेना। वो आर यू कह मत देना। उसने जबरदस्ती डॉक्टरेट के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। कहता है पीएचडी पीट लो बेटा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वैकेंसी होने वाली है, धक्का देकर तुम्हें आगे कर दूंगा।
लेक्चरर हो जाओ एक बार, फिर ड्यूटी पकड़ लो और छलांग मारकर वही लाट यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। श्रीवास्तव बहुत ही प्रखर बुद्धि का व्यक्ति है, उससे कुछ छिपा पाना सहज नहीं था। तुम्हें जिस दिन उसने देखा था ट्रेनिंग के इंटरव्यू में, उसी दिन शाम को मुझसे सीधा प्रश्न किया, तुम्हारी कौन है ये लड़की? बहन तो नहीं लगती। मैंने कहा नहीं। तब श्रीवास्तव ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा था, देखो अभी शादी मत करना, तुम्हारे सिर पर 2 पहाड़ हैं, पहाड़ उतर जाएं तो फिर इस फूलों की डाली को धारण कर लेना। बुरा तो नहीं मान गए? मैंने कहना चाहा, आपको मुखालता हुआ है, वो मेरी क्या कहता अभी, सिर झुकाए चुप रहा। रामू एमएससी में फर्स्ट आ गया, कितने गौरव की बात है ये। तुम्हारी इतने सालों की तपस्या सार्थक हुई और मेरी खुशी का ठिकाना रहा। तुम्हारा सुख दुख ही अब मेरा सुख दुख है। तुमसे अलग अब जैसे मेरी कोई सत्ता ही नहीं रही है। रामू अभी और आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, किसी ऊंची पोस्ट पर नियुक्त होगा और हमारे सपने सच हो जाएंगे। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी बूढ़ी बुआ जी मुकदमा करने अपने ससुराल चली गई हैं और आजकल रामू ही पूरा खाना पकाता है। सरस्वती से रोज राह में बात होती है। मुस्कुराती मुस्कुराती बोली, छोटा भैया खूब बढ़िया खाना बना लेता है। मैं स्कूल के लिए तैयार होकर उधर से पुकारती हूँ, महाराज खाना तैयार है। इधर से छोटा भैया आवाज देता है, तैयार है हुजूर। मैं शान से ऑर्डर देती हूँ, हमारा खाना यहीं दे जाओ महाराज। भैया कहता है, अभी लाया हुजूर। बड़ा मजा आता है दीदी, खिलखिल करके हंसी हो। अचानक क्या होगा मुझे? चलते ही चलते उस अबूब से कहा, तुम मुझे दीदी मत कहा करो, तुम दीदी नहीं हो। उसने सरल भाव से प्रश्न किया, तब फिर तुम्हें क्या कहकर पुकारा करूं? सरस्वती के इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, सोच नहीं पाई। यूं ही कह दिया, मुझे नाम लेकर पुकारा करो। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ जरा। सूर्यमुखी। धत, तुम्हारा नाम तो सुर वाला है। भैया रोज कहते हैं, जब तुम आती हो ना तो भैया जरूर ऊपर से तुम्हें देख लेते हैं और फिर मुझसे कहते हैं, सरस्वती जाओ, तुम्हारी सुरबाला आ गई है। सच, तुम रोज अपने फोटो से मेरा नाम लेते हो। कभी इन कानों से सुन नहीं पाई तुम्हारा मेरा नाम पुकारते। आज नौकरानी नहीं आई। शाम को ऑफिस से घर लौटा तो देखता हूँ रामू पूरी ताकत से रगड़ रगड़ कर बर्तन मांज रहा है और पसीना चू रहा है उसके माथे से। मुझे चोट लगी इस दृश्य से कि किसी समय नीचे से सरस्वती ने पुकारा। ऊपर से झांक कर देखा, तुम दोनों के चेहरे तमतमाए हुए थे। धूप में चलकर आई थी दोनों। तुम्हारे सलोने मुंह पर थकान अंकित थी। सरस्वती ने चहक कर कहा, भैया मैं दीदी के साथ जा रही हूँ, कीर्तन है, रात को वहीं रहूंगी। मैंने इशारे से स्वीकृति दे दी और तुम दोनों आगे बढ़ गए। कपड़े उतार कर खुरदली खाट पर लेट गया। स्वयं भी बहुत श्रांत क्लांत हूँ। इस समय आंख भी मूंद गई। सहसा रामू की आवाज से चौंक कर मैंने आंखें खोल दी। वो पूछने लगा, कोई सूचना तो नहीं आई भाई? श्रीवास्तव ने, कितना मैंने उससे कहा कि यहीं अपनी यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करा दो, इसका जूनियर फेलोशिप मिल जाएगी, पीएचडी कर लेगा। श्रीवास्तव अकड़ करके बोला, हरगिज नहीं, इस सड़ियल यूनिवर्सिटी का डॉक्टर होने से तो अच्छा है उसे खोमचा करवा दो। तुम अहमक हो, तुम नहीं समझते फॉरेन रिटर्न की कितनी औकात हो जाती है इस देश में। और फिर ये सोचो
कि वहाँ एक से एक आला दिमाग के विद्वान प्रोफेसरों का संग साथ पाएगा। यहाँ इन लॉर्डों के कमरे में झाड़ू देते देते तो उसका कचूमर ही निकल जाएगा। विदेश जाने दो उसे, जिंदगी बन जाएगी। और जोड़ तोड़ करके श्रीवास्तव ने कनाडा की शोध छात्रवृत्ति के लिए रामू से अप्लाई करा दिया है। कहता है चिंता मत करो, मंजूरी आकर रहेगी, देर है अंधेर नहीं। मैंने लेटे लेटे ही रामू से कह दिया, नहीं भाई, कोई सूचना नहीं आई। बहुत दिनों के बाद हरी आया है। उसी के द्वारा शुभ समाचार सुन पाई हूँ कि कनाडा से स्वीकृति आ गई है। सारा प्रबंध हो गया है रामू की यात्रा के लिए। बहुत आह्लादित हुई सुनकर, बहुत संतोष हुआ। महीनों से हम इसी की ही तो प्रतीक्षा कर रहे थे। कब जाएगा रामू? मैंने भारी प्रसन्नता से पूछा। इसी रविवार को, हरी ने जल्दी जल्दी कहा, खुश होकर। ट्रेन में उसकी सीट रिजर्व हो गई है। और सुन, मेरे बाबूजी और माँ आज ही अकबरपुर जा रहे हैं। जाड़ों तक अपने पास रखूंगा इन्हें। ऊपर वाले दोनों कमरे खाली हो जाएंगे। एक में विष्णु रहेगा और एक में तो रहेगी सरस्वती को लेकर। और देख, विष्णु का खाना पीना तेरे ही चौके में होगा। सुख और दुख दोनों साथ साथ आए तो कैसी विचित्र अनुभूति होती है ना। वो रविवार जल्दी आ गया। बात कहते हम सब रामू को विदा देने एयरपोर्ट तक गए थे। अनाउंस हो गया और यात्री धीरे धीरे एरोप्लेन की ओर सरकने लगे। तो तार की बाट के इस पार उदास खड़े हम अपने रामू को आंखें भरकर देखने लगे। अभी हमें वो इन आंखों से ओझल हो जाएगा। तुम्हारी ओर मैंने देखा, बिल्कुल शांत थे तुम। रामू ने नीचे झुककर तुम्हारे चरण छुए और रोने लगा निःशब्द। तो तुमने उसे बाहों में भरकर कलेजे से सटा लिया। मुझसे देखा ना गया। वो मुंह भरा और दुख भरा आलिंगन एक बार को मुंह करके रुदन रोकने का व्यर्थ प्रयास करती रही। मुझे नहीं मालूम हरी से, श्रीवास्तव और अपनी प्यारी बहन से रामू ने कैसे विदा लिया। और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता रुमाल से अपनी आंखें पोंछता मेरे आगे आया और बिल्कुल सहज भाव से मेरे पैरों पर झुक गया। मैं उसे रोक ना पाई और उसने मेरे धूल से सने पैरों को छूकर उंगलियां अपने माथे से लगा ली। मेरे रुदन का बांध टूट गया और गीली पल के लिए वो मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर रुद्ध कंठ से बोला, भैया का ध्यान रखिएगा और कोई नहीं है उनकी सुध लेने वाला। ध्यान रखिएगा और कभी रात को भूखे ही ना सो जाए। मैंने विवल होकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आंसुओं में दृष्टि धुली करती थी। कंठ था, नहीं, कुछ नहीं कर सकी, आश्वासन नहीं दे पाई उसे और वो चला गया। हाथ जोड़ता। बरसात की अंधेरी शाम उतर आई है। छत पर चारों ओर पूरे जतन से तुम्हारा वाला कमरा ठीक कर दिया है, बिस्तर लगा दिया है, लाइट जला दी है और इस कमरे में बैठी प्रतीक्षा कर रही हूँ तुम्हारी। दोनों कमरे आमने सामने हैं और बीच में खुली छत। बैठी बैठी यही देख रही हूँ। सरस्वती पलंग पर लेटी उनींदी हो रही है। उसे बातों में लगाए सो ना जाए कहीं। अरे तुम्हें भोजन कराना है, ये सो गई तो फिर ऐसे क्या कर पाऊंगी भला। हरी की गाड़ी शायद लेट हो गई थी। तुम मेरे कमरे में आए तो सारा आकाश घटाओं से घिर रहा था और छोटी छोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी।
बसे ही सुरमई हीरन में सुख से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। हरे क्षण भी कर देख कैसे गुलशन सी हो गई है दिमाग की धीमी सोचों से। उदास यादें टपक रही है थके थके से बदन में धीरे धीरे सांसों का गर्म तूफान चल रहा है। मैंने सरस्वती को झकझोरा, भैया आ गए तुम्हारे, जाओ तो कहो खाना ला रहे हैं। दोनों हाथों से आंखें मलती हो किसी तरह तुम्हारे कमरे तक गई और लौट आई। फौरन और पलंग पर लुढ़क कर बोली, नहीं खाएगा वो, उसे भूख नहीं है। सरस्वती सो गई गहरी में। क्या करूं मैं, आज पहली ही रात को तुम भूखे सोओगे। जाने कितनी देर चौखट पकड़े खड़ी मरी मन बुलाती रही। सिर के नीचे दोनों हथेलियां रखे तो नैन मुझे लेते थे। दूध का गिलास लिए खड़ी रही घड़ी भर, तुम्हारा प्रस्तुत मुख निहारती। कब तक यूं खड़ी रहूंगी। तब सारी शक्ति लगाकर जीवन में पहली बार तुम्हें संबोधित करके बोली मैं कांपते कंठ से, दूध पी लीजिए। रख दो, पी लूंगा। सरस्वती सो गई क्या? हाँ, सो गई है। तुम उठकर बैठ गए। अब मेरा काम समाप्त हो गया है ना। चल दी मैं शिथिल गति लिए डगमग पैरों से। मुश्किल से 2-3 कदम रखे होंगे मेज से भीगती खुली छत पर कि तुमने पीछे से पुकारा, सुरबाला। गहरे अपनत्व में डूबा अति मधुर प्रथम संबोधन सुन पाई है। जीवन सार्थक हो गया जैसे। बड़ी ठंडी हवा चल रही है आज। सरस्वती को चादर उठा देना। और सुनो, ये तौलिया डाल लो सिर पर, भीगो मत, सर्दी हो जाएगी। सरस्वती को चादर उड़ा दी है और खुद इस खिड़की में आ बैठी सलाखों के इस बार। तुम्हारा गीला गीला तौलिया जिसमें तुम्हारे तन की सुर्खी है छाती पर लपेट दिया है। कितना सुखद स्पर्श है। नहीं, आज की रात सोऊंगी नहीं। बस यूं ही खिड़की में बैठी रहूंगी और सोचती रहूंगी रामू की बातें, हरी की बातें, चाचा चाची की बातें। और सोचने को जब कुछ ना लगेगा तो फिर आसमान पर छाई घटाओं को देखती रहूंगी, तुम्हारे कमरे की ओर निहारती रहूंगी चुपचाप। यहाँ से सब साफ दिख रहा है ना। नहीं, आज की रात सोऊंगी नहीं। ये थी कहानी रिश्ते, जिसका भी मंचन आपने किस्सा गो शैली में देखा। कहानीकार थे विजेंद्र नाथ निर्गुण। मंच पर थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल और प्रतिभा नागपाल। आपने मल्टीमीडिया में जिन 2 कलाकारों को देखा वो थे विभूषण श्रीवास्तव और अनन्या द्विवेदी। मल्टीमीडिया जिन्होंने ऑपरेट किया हमारे साथ मंच पर प्रत्युष वर्ष ने प्रस्तुति में सहयोग किया। चंकी बच्चन और ओम ने वस्त्र विन्यास अंशु श्रीवास्तव। कहानी का निर्देशन और परिकल्पना थी मेरी यानी विनय श्रीवास्तव। हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर रुचि मित्तल जी का, साथ ही रुचि इंस्टीट्यूट के स्टाफ का, जिन्होंने हमें ये मंच उपलब्ध कराया और हम एक
छोटी सी प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। बहुत बहुत आभार। आप सब नाटक देखने आए, समय दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। कुछ बोलना आइएगा, अगर आपको 2 मिनट और अंदर रहेंगे तो मैं डॉक्टर रुचि मित्तल मैडम, आपका बहुत आभार मैम। 2 मिनट अगर आप कुछ हमारे लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी और मेरे ख्याल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर जो स्टोरी नरेशन था आपका वो बहुत ही एनग्रॉसिंग था। बहुत ही आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन और मज़ा आया। दास्तान कोई जो एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, बहुत ही इफेक्टिव थिएटर शैली है मेरे ख्याल से। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जहाँ कहीं भी हो तो मैं उसको देखूँ। आई थिंक हमारे लिए एक ऑनर था कि यहाँ हमारा कोई मतलब स्टेज थिएटर लाइक तो नहीं है, पर आपने इसको यूज़ किया तो हम इससे गौरवान्वित हुए हैं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम। अगर मैम का हमेशा सहयोग मिलता है, हम लोगों ने जो व्यवस्था किया आपने हमारा सहयोग बहुत आभार। मोस्ट वेलकम।